हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से जितने भी सारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको लेके, और उसी के साथ साथ जनवरी ट्रांसफर विंडो में जो चल रहा है या फिर जो जो नया मूवमेंट्स या फिर अपडेट्स को लेके कुछ कुछ न्यूज निकला है उसको लेके, और उसी के साथ साथ दूसरे क्लब से भी जो जो अपडेट्स है उनमें, और ऑफ कोर्स इंडिया और सीरिया के बीच जो मैच हुआ उस पर भी बात करेंगे। ओवरऑल एएफसी कप में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया और सीरिया के बीच जो मैच है उसको लेके, और उसके साथ साथ इंडिया का परफॉर्मेंस जो रहा ओवरऑल एशिया कप में उसको लेके। तो देखिए, ये चीज सबको मालूम तो हो गया अभी कि हम लोग का जो फुटबॉल है वो पिछले 5 साल पहले भी जहां पे था अभी भी उसी जगह पे अटका हुआ है, या फिर उससे भी थोड़ा बैकवर्ड हम लोग चले गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, जब इगोर स्टिमैक का आपका रिक्रूटमेंट हुआ था एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, तो उस टाइम से लेके अभी तक इंडिया का अगर रैंकिंग अब देखें तो ऐसा कुछ खास मतलब चेंजेस नहीं हुआ। हालांकि रैंकिंग ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भी एक पॉइंट है, तो इसलिए मैं उसको इंक्लूड किया। लेकिन उसको छोड़ के भी अगर आप कोई प्लेइंग स्टाइल के बारे में बात करें, या फिर नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड, या फिर जो विनिंग रेशियो होता है, मैच विनिंग रेशियो आपका मैनेजर का, या फिर जो हम गोल स्कोर करते हैं पर मैच, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें, पिछले वाला जो कोच था कॉन्स्टेंटाइन, उसके टाइम से लेके अभी के टाइम में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। अगर सही तरीके से बोला जाए तो इंप्रूवमेंट की जगह पे हम लोग और खराब होते गए। कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे हम लोग का जो स्कोरिंग रेशियो था वो ज्यादा था, हम लोग का जो विनिंग परसेंटेज था वो हाई था, और हम लोग जो गोल कंसीड करते थे वो भी कम था। लेकिन स्टीमैक के टाइम पे ये सारा चीज आपका उल्टा चल रहा है। मतलब हम लोग ज्यादा गोल कंसीड कर रहे हैं, हम लोग कम गोल स्कोर कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो विनिंग परसेंटेज है वो भी बहुत कम है। तो देखा जाए तो कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में जब वो पहले आए थे एज ए हेड कोच, उससे पहले इंडियन फुटबॉल का जो चेहरा था वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही अलग था। उस टाइम पे चीजें बहुत ही खराब चल रही थी और कोई भी पॉजिटिविटी नहीं था। लेकिन फिर भी वहां से हम लोग को एक छोटा सा ही हो लेकिन एक छोटा सा आइडेंटिटी मिला। हम लोग का जो फीफा रैंकिंग है वो बेहतर हुआ। हम लोग का एक प्लेइंग स्टाइल दिखता था कि हाँ, ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं था, उतना वो अप टू द मार्क नहीं था कंपेयरिंग टू द टॉप टीम्स ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी हम लोग बेहतर हो रहे थे और वो चीज दिख भी रहा था। लेकिन जब से स्टीमैक आया है उसके बाद से ये सारा चीज अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, छोटे छोटे टूर्नामेंट हम लोग जीत रहे हैं, यहाँ पे हम लोग के आसपास रैंकिंग वाले लोग से या फिर उससे कम रैंकिंग वाले लोग से हम लोग खेलते हैं मैच, तब हम लोग अच्छा खेलते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा कि बढ़िया पासिंग कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जब भी हम कोई टॉप टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं, लेकिन जब भी हम लोग एक क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं, तब ये चीज सेम हो जाता है। पिछले 4 साल में हम लोग का कोई स्टाइल ऑफ प्ले दिखने को नहीं मिला। हाँ, छोटे छोटे टीमों के अगेंस्ट में दिखने को मिलता है, लेकिन बड़े टीमों के अगेंस्ट में या फिर कोई क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में हम लोग 2-3 कॉन्जिक्यूटिव पासेस भी नहीं खेल पाते हैं। अगर आप सीरिया वाला मैच उठा के देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भूल जाइए या फिर उज्बेकिस्तान वाला मैच भूल जाइए, आप सिर्फ सीरिया वाला मैच उठा के देखिए कि उस मैच में सीरिया क्या फुटबॉल खेला। भाई, आप अगर ये कोई आगे सामने आगे ये कहे कि हम लोग के देश में बहुत सारे इश्यूज हैं, को सॉल्व करना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम करना होगा, उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तब जाके फुटबॉल में आपको कुछ दिखने को मिलेगा। हाँ, वो चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये तो नहीं बोल पाएंगे ना कि सीरिया में इश्यूज नहीं है। सीरिया के देश में जो चल रहा है पिछले बहुत सारे सालों से, उसके बाद भी सीरिया ऐसा फुटबॉल खेल सकती है। हम लोग सिंपल सा जो पासेस है वो भी नहीं खेल पाते, हम लोग बॉल रिसीव नहीं कर पाते, हम लोग बॉल होल्ड नहीं कर पाते, हम लोग आइदर पूरा डिफेंस करते हैं और उसके साथ साथ वहां पे भी हम लोग कभी कभार बॉल वॉचिंग करते हैं और गोल कंसीड कर जाते हैं, और ऊपर तो कोई चांस ही नहीं क्रिएट कर पाते। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें कि सुनील छेत्री का जो अभी उम्र है, उसके साथ सुनील छेत्री और कितना दिन खेलेगा इंडिया में, लेकिन सुनील छेत्री को अगर आप हटा दो तो आप बोलो कि और कौन सा प्लेयर है जो इंडियन फुटबॉल का भी फेस बन सकता है, या फिर एक प्रॉपर स्ट्राइकर की तरह सुनील छेत्री जो सर्विस प्रोवाइड करता है इस उम्र में भी उसको भरपाई कर सकते हैं। मतलब 4-4.5 साल में भी आपके पास ग्रुप ऑफ सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं है जो आपके सिस्टम को कंप्लाई कर सके, जो आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंग खेल सके और डिलीवर कर सके। तो ये सारी चीज के बाद भी अगर आप बोलते हो कि अगर आपको
मेरा प्ले ऑफ स्टाइल और या फिर मेरा फुटबॉल आपको पसंद नहीं होता तो यू डू नॉट नो अबाउट एनीथिंग, देन भैया मुझको कुछ मालूम नहीं फुटबॉल के बारे में। तो इसीलिए मेरा पॉइंट यही है कि आप कोई टूर्नामेंट चालू होने से पहले ही आपका शोल्डर डाउन नहीं हो सकता। आप ऐसे बोल नहीं सकते पब्लिकली कि वी आर इन वर्किंग प्रोग्रेस। मतलब आज से 50 साल बाद, 30 साल बाद जाके आपको वो चीज देखने को मिलेगा। अभी तो थोड़ा बहुत 4 साल में तो कुछ इंप्रूवमेंट दिखने को मिलता ना, अगर आपके पास कोई प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले होता या फिर आपका एक विजन होता कि हाँ चलो आज से अगर मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ, ये चीजें फॉलो करता हूँ, तो 5 साल बाद मैं ये फुटबॉल खेल पाऊंगा। ये भी तो नहीं देखने को मिल रहा है ना। और उसके साथ साथ क्या, आप मैच में अगर एक बड़ा चांस क्रिएट भी करते हो, वो कन्वर्ट नहीं होता, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा खेला, एक चांस तो बनाया। मतलब पहले से ही आप मीडियोक्रिटी को आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो। कोई दूसरा देश जो आपसे छोटा है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बड़े टूर्नामेंट में आके अपना पूरा जी जान लगा दे रहे हैं मैच में, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। आपके प्लेयर्स आपका कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो पॉइंट है कि अगर आपके पास एक विजन होता तो आप कुछ कर पाते। ये टीम को लेके भी आप कुछ कर पाते, जो प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल था उसको लेके भी आप कुछ कर पाते। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वही चीज आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ बहुत सारे और एडेड एलिमेंट्स भी हैं जिसके लिए ये चीज हो रहा है। उसका सबसे बड़ा एक एलिमेंट जो मुझे लगता है वो तो ऑब्वियसली आपका आईएसएल है, क्योंकि एक बार जब आईपीएल हिट हो गया ना, उसके बाद बिजनेसमैन जितने भी सारे लोग हैं जो आपका एक नया बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सारे लोगों को लगा कि चलो आईपीएल की तरह अगर दूसरे सारे स्पोर्ट्स में भी ऐसा एक वर्जन आईपीएल जैसा बना देते हैं तो पैसा ही पैसा होगा। और वही चीज हो रहा है। आपके देश में एक फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है, आपके देश में एक नेशनल लीग है, उसको छोड़ के आप अलग से एक नेशनल लीग बना रहे हो, और उसमें पैसा बनाने के लिए आप मतलब जितने भी बूढ़े प्लेयर्स हैं जो फेमस था उनके टाइम पे, उनको ला रहे हो यहाँ पे खेलने के लिए, और जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको आप ज्यादा सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो। वो उनके कैरियर के पर्सपेक्टिव से सही है, लेकिन अगर आप इंडियन फुटबॉल को एज ए होल कंसीडर करते हो तो उसमें तो इंडिया का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है ना। तो आई लीग जब से आप आई लीग को और भी बेहतर कर सकते थे, आई लीग का जो स्ट्रक्चर है उसको ही बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप क्या किए, आप उसको पूरा कॉमर्शियलाइजेशन करने के चक्कर में आप एक नया सा लीग खड़ा कर दिए। और उसी के बदौलत आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका खुद के देश में से जो टैलेंट उभर के आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है, और वो उन लोगों को वो प्रॉपर एक्सपोजर भी नहीं मिलता, क्योंकि आपका नेशनल जो टीम है ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में खेलने का मौका ही नहीं मिलता उनको। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब मेजर इशू रहा है बहुत दिनों से इंडियन फुटबॉल में। और उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें ऊपर अगर बात करना चालू की है तो वो बात खत्म नहीं होगा। तो ओवरऑल ये इंडिया के लिए बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट रहा एएफसी एशिया कप, जिसमें बहुत सारे लोग आई एम श्योर उम्मीद लगा के बैठे थे कि हाँ कुछ तो करेंगे भाई, लेकिन उल्टा हम लोग हर मैच में ह्यूमिलेटेड हुए और उसके साथ साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो देखते हैं आगे जाके इगोर स्टिमैक के साथ ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं या नहीं, या फिर इसके साथ साथ जितने भी सारे आपका इश्यूज हैं उनको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, या फिर ब्लाइंडली एक दूसरे से लड़ते रहेंगे कि हाँ हम लोग अच्छा फुटबॉल खेलते हैं या फिर हम लोग अच्छा कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्टिंग द फैक्ट ये एरियाज में प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है। ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि आगे जाके होगा क्या। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो है आपका कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो नेगोशिएटर मैनेजर था, जब प्लेयर खरीदना या बेचना होता है तो उस टाइम पे जो आपका नेगोशिएशन मैनेजर जो जाके नेगोशिएट करता है, तो वो नेगोशिएशन मैनेजर सैम बर्नेट हैज लेफ्ट द क्लब आफ्टर 7 years। तो यही चीज दिखाता है कि इनियस ग्रुप आने के बाद उन लोगों का एक क्लियर विजन है, उन लोगों को मालूम है कि कौन से जगह से लोगों को निकालना है और कौन से जगह में लोगों को रिक्रूट करना है। अभी ये एक प्रॉपर क्लियर आउट हो रहा है। इसके बाद जो न्यूज आ रहा है कि अभी डैरेन फ्लेचर को भी वो लोग निकाल देंगे। और इसी के साथ साथ जैसे सब लोगों को मालूम है कि हम लोग का एक नया सीईओ भी आ गया। तो उमर बरेटा का जो अपडेट आया था वो बहुत ही प्रॉम्प्ट एंड बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लिया है इनियोस ग्रुप ने, जो अंडर द रेडार उन लोगों ने किया है। उन लोगों को तो इस चीज के लिए बोलना ही पड़ेगा कि हाँ उन लोग एक बढ़िया काम किया है कि मैनचेस्टर सिटी से एक वेल वर्दी
इंसान को लेके आए, और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है सिंस सर डेविड गिल के बाद से जो भी लोग आपका सीईओ बने हैं या फिर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल बने हैं या फिर ऐसे जितने भी सारे पोस्ट हैं जहां पे जो जिनको भी नौकरी मिला है, जिनको भी उस पोस्ट में अपॉइंट किया गया है, वो सारे लोग आपका इंटरनल प्रमोशन के बाद ही अपॉइंटेड होते थे। बाहर से किसी को हम लोग कभी भी अपॉइंट नहीं किए। तो इट इज द फर्स्ट टाइम वी डिड दैट कि आप उमर बरेडा जैसे एक पर्सनालिटी को लाए जिनका बिजनेस वाइज नॉलेज बोलो या फिर फुटबॉलिंग नॉलेज बोलो, बोथ नॉलेज में एक बहुत बढ़िया बैलेंस है। और उमर बरेडा वाला न्यूज के बाद वापस से एक न्यूज निकल के आया है कि अभी इनियस ग्रुप चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो लोग एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल भी अपॉइंट कर लें, जिनके लिए आपका डैन एशवर्थ का नाम बहुत बार उभर के आ रहा है। और उसके साथ साथ अभी एक हेड ऑफ रिक्रूटमेंट की भी ये लोग बातें कर रहे हैं कि हेड ऑफ रिक्रूटमेंट जो आपका उमर बरेडा के अंडर काम करेगा उनको भी ये लोग अपॉइंट करेंगे। तो इनियस ग्रुप अभी तक जो जो चीज कर रहे हैं या करने वाले हैं, ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है, उसमें मुझे तो पॉजिटिविटी दिख रहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको चाहिए होता है तो आपको पहले ये स्ट्रक्चर जो है उस पे काम करना होगा, और आपका प्रॉपर जो पर्सनालिटीज हैं जिनको वो काम करना आता है उनको ही उस पोजीशन में रिक्रूट करना होगा। जैसे मैनचेस्टर सिटी किया है, जैसे लिवरपूल किया है, जैसे आर्सेनल किया है, जैसे स्पर्स किया है, तो वैसे ही हम लोग पहली बार कर रहे हैं। ये देख के अच्छा लग रहा है। पहले तो हम लोग सब कतार रोनाल्डो को लेके ही बहुत उछल रहे थे कि हाँ कतार आ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और उसी के लिए सर जिम रेटक्लिफ को लेके हम लोग के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन मार्क्स था कि पता नहीं क्या होगा, क्या चलेंगे। लेकिन अभी तक जो जो चीज हो रहा है इनियस ग्रुप आने के बाद, वो सारी चीज में जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक पॉजिटिविटी दिख रहा है, एक डायरेक्शन दिख रहा है जो पहली बार दिख रहा है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये लोग जो चीज बोल रहे हैं वो चीज एक्चुअली में कर पाएंगे कि नहीं एग्जीक्यूट। वही मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर वही है कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं। जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कोई भी प्लेयर को 1 से 2 साल से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर कोई प्लेयर अंडर परफॉर्म करता है या फिर कोई प्लेयर का वर्थ जो है वो दिख जाता है पिच पे कि हाँ ये मीडियोकर प्लेयर है या फिर इस प्लेयर का वो क्वालिटी भी नहीं है जो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर का होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका नाम खत्म नहीं होगा। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग 5, 6, 7, 8 साल से मतलब कैरी कर रहे हैं और आगे जाके भी कैरी करेंगे। लेकिन अभी ये लोगों का जो स्टेटमेंट आया है कि कोई भी प्लेयर को हम लोग ऐसे कैरी नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही एक अच्छा चीज है फॉर क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, और जो कि होना भी चाहिए। आगे जाते हुए अभी यही देखना होगा कि हम लोगों का नया डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल कौन होता है और हेड ऑफ रिक्रूटमेंट कौन अपॉइंटेड होता है, और उसके साथ साथ हम लोगों का जो जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, जो कि बोला जा रहा है कि जॉन क्लॉड ब्लॉम जो है वो पहले उनका नाम आ रहा था ना कि वो सीईओ बनेंगे, लेकिन अभी वो तो सीईओ नहीं बने, लेकिन फिर भी वो एज अ बोर्ड मेंबर कंटिन्यू करेंगे। आपका सर डेव बेल्सफोर्ड के साथ नया डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल डैन एशवर्थ बन पाते हैं कि नहीं। और उसके साथ साथ देखने वाली बात ये होगी कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में हम लोग क्या करते हैं। तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में जो थोड़ा बहुत अपडेट आया है उसी पे चलिए अभी बात करते हैं। तो पहला जो अपडेट आया है वो है कि एंथोनी मार्शियल का वापस से एक सर्जरी हो गया, जो उसका ग्रोइन इंजरी चल रहा था उसको लेके, और उसी के लिए एंथोनी मार्शियल आपका मिनिमम 10 वीक्स बाहर होगा। तो इसका मतलब साफ साफ मुझे यही लग रहा है कि एंथोनी मार्शियल हैज प्लेड हिज लास्ट मैच एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि 10 वीक अगर आप बाहर रहते हो तो आपका अप्रैल का महीना तो आ ही जाएगा, तो उसके बाद एंथोनी मार्शियल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एंथोनी मार्शियल को हम लोग रिलीज कर देंगे। ये न्यूज जब आ गया तो अभी हम लोगों के लिए एक क्लियर कट प्लान होना ही चाहिए कि हम लोगों को एक स्ट्राइकर लोन पे चाहिए कुछ भी करके। तो इसी के खातिर एक दूसरा न्यूज भी आ गया, वो है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड करेंटली इन टॉक्स विद द एजेंट ऑफ करीम बेंजेमा। तो ये जो अपडेट है ये आपका सेंटर डेविंस ने बोला है, लेकिन फिर भी अभी तक और दूसरे जितने सारे रिलायबल सोर्सेस हैं वहां से ये चीज का कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। तो मैं अपना होप्स जो है उसको पहले ही बहुत हाई नहीं करूंगा रिगार्डिंग दिस न्यूज, क्योंकि जब तक फैब्रिजियो कंफर्म नहीं करता तब तक मैं कुछ भी नहीं मानूंगा। तो देखते हैं कि करीम बेंजेमा को लेके कोई मूवमेंट हम लोगों के क्लब में होता है कि नहीं। अगर दूसरे सोर्सेज के बारे में बात करें तो करीम बेंजेमा को लेके ऐसा भी न्यूज निकला है कि करीम बेंजेमा के पीछे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी या फिर आर्सेनल जा सकती है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी
आफ्टर मार्शियल इज रूल्ड आउट, स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए। और वो सेम चीज आपका चेल्सी के लिए भी लागू होता है, वो सेम चीज आपका आर्सेनल के लिए भी लागू होता है। तो यही देखने वाली बात होगी कि तीनों क्लब ही एक साथ ट्राई करते हैं करीम बेंजेमा के पीछे जाने के लिए, या फिर सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड ही ट्राई करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड करीम बेंजेमा के पीछे जाए और कोशिश करे करीम बेंजेमा को लाने के लिए। अगर करीम बेंजेमा सच में आ जाता है ऑन अ लोन स्पेल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो हॉयलैंड के लिए वो बहुत बढ़िया चीज होगा और हम लोगों के लिए भी बढ़िया चीज होगा। और इसके साथ साथ जो और एक न्यूज आया है वो है आपका फाकुंदो पेलिस्ट्री को लेके। तो फाकुंदो पेलिस्ट्री का लोन डील को लेके तो फैब्रिज़ो ने बहुत दिन पहले ही अपडेट दिया था कि वो जाने वाला है लोन पे। तो ग्रानाडा अभी एजिंग क्लोजर टू द डील, यही न्यूज अपडेट निकला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके जनवरी ट्रांसफर विंडो में और कोई मेजर न्यूज नहीं निकला है। मेजर क्या, कोई छोटा मोटा न्यूज भी नहीं निकला है, जस्ट निकला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करेंटली मॉनिटरिंग द मार्केट। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में हम लोग कौन से प्लेयर के पीछे जाते हैं, या फिर कोई एक प्लेयर को हम ला पाते हैं कि नहीं। और इसके साथ जनवरी ट्रांसफर विंडो में इंग्लिश क्लब को लेके और कोई मेजर अपडेट्स अभी तक नहीं है। और इसके साथ साथ और एक चीज में बात करना है, वो है कि आपका मोहम्मद सलाह का जो न्यूज निकल के आया है कि मोहम्मद सलाह एक लॉन्ग टर्म इंजरी हो गया है उनको, और वो मिनिमम 3 से 4 वीक्स आपका बाहर रहेंगे। तो मोहम्मद सलाह को ऑब्वियसली इट विल बी अ बिग लॉस फॉर लिवरपूल, क्योंकि मोहम्मद सलाह एक लौते प्लेयर हैं जो हर सीजन में बहुत ही कंसिस्टेंट बेसिस में लिवरपूल को सर्विस देते हैं। तो लिवरपूल के पास अटैकिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं और वो लोग अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लिवरपूल के ऊपर उतना भी प्रेशर नहीं होगा जो उनके फैंस समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रेशर तो रहता है, क्योंकि कुछ कुछ मैचेस में जहां पे कोई भी आपका फॉरवर्ड काम नहीं कर रहा है, वहां पे शायद मोहम्मद सलाह ही आपको मैच जिताने वाले थे। तो वो सारे सिचुएशंस में लिवरपूल फैन विल ऑब्वियसली मिस मोहम्मद सलाह। लेकिन अभी यही देखने वाली बात होगी कि कैसे लिवरपूल अप टू द मार्क रहते हैं अपने परफॉर्मेंस के बेसिस में, और कैन लिवरपूल एक्चुअली विन द टाइटल वंस अगेन एंड मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर 20th टाइम। तो यही अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कल चेल्सी और मिड्सब्रो के बीच जो सेमीफाइनल का दूसरा लेग था, वो उसमें चेल्सी ने ओवरऑल पूरे मैच में ही डोमिनेट किया और 6 गोल मारे, 6-1 के आपका एग्रीगेट से फाइनल में पहुंच गए। तो फाइनल में मुझे तो लगता है दूसरी तरफ से लिवरपूल ही आएगा फुलहैम को हरा के। तो चेल्सी और लिवरपूल के बीच एक कप टाई का जो फाइनल होगा वो तो मुझे लग रहा है कि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि लिवरपूल दूसरी तरफ फाइनल पहुंच पाती है कि नहीं, और चेल्सी पोचेटिनो के अंदर आपके एक नए मैनेजर के अंदर अपना पहला जो कप है वो जीत पाते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग जीते थे एरिक टेन हैग के अंडर लास्ट सीजन में करबाओ कप, तो वही चीज पोचेटिनो चेल्सी में आके इस सीजन में कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर पाते हैं तो ये पोचेटिनो के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चीज होगा। और उसके साथ साथ मुझे लगता है अगर ये चीज पोचेटिनो में कामयाब रहे, ये कराबाओ कप जिताने में चेल्सी को, तो पोचेटिनो का जो मियाद है, जो पोचेटिनो का आपका जो टेन्योर होगा चेल्सी में, वो और भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो और इसके बाद चलिए थोड़ा बहुत एफए कप के बारे में भी बात कर लेते हैं। संडे में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है न्यूपोर्ट टाउन के साथ। तो वो वाले मैच में अभी अपडेट ऐसा ही आ रहा है कि ओनाना नहीं खेलेंगे। उसके साथ हम लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग का जो सेकंड गोलकीपर है बायन डी, उनको हम लोग डेब्यू करते हुए देख सकते हैं। अपने जितने भी मेजर टाइज है उनका स्कोर प्रेडिक्ट कभी थोड़ा कर लेते हैं, मजा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूपोर्ट की भी अगर बात करें तो मेरे ख्याल से हम लोग ये मैच जीतेंगे, मतलब 3-1 या फिर 2-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन होना चाहिए। हम लोग गोल तो कंसीड करेंगे ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है अगर हम लोग राफा वारान और आपका लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ इस मैच में शुरू करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग गोल कंसीड ना करें, तो 2-0 भी आपका स्कोर लाइन हो सकता है। लेकिन मैं 2-1 या 3-1 ऐसा ही कुछ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये वाले मैच को लेके। तो बॉर्नमथ स्वांसी, मेरे ख्याल से बॉर्नमथ 3-0 जीतेगी स्वांसी के साथ। और उसके साथ साथ अगर चेल्सी एस्टन विला का हो तो मुझे लगता है कि ये मैच 2-2 या 1-1 ऐसा कुछ होगा, इसका रिप्ले होगा शायद। और मैन सिटी और टॉटनहम के बारे में अगर बात करें तो मेरे ख्याल से मैन सिटी टॉटनहम को 3-1 या 3-2 ऐसे कोई स्कोर लाइन से हराएगी। और अगर दूसरी तरफ लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल नॉर्विच को मेरे ख्याल से 3-0 4-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन से हराएगी। और एवर्टन लुटन का अगर बात करें तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एवर्टन लुटन को 2-1 या ऐसा कुछ बीट कर देगी। देखते हैं जितना जितना मैं प्रेडिक्शन किया वो आखिर में सही होता है कि नहीं, तो देखते हैं क्या होता है एफए कप में। और इसी के साथ चलिए ये वाली वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझको सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।
and glory, glory, Manchester United, and united we stand.